आई नो आप सभी के मन में बहुत से सवाल होंगे कि सर आप कहाँ पर चले गए थे, क्या कर रहे थे, इतने टाइम बाद आप आ रहे हैं, आपने हमें पढ़ाना क्यों छोड़ा। बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मेल्स आई हुई हैं, मैसेजेस आए हुए हैं कि सर आप कब आओगे, कब हमें पढ़ाओगे, आप कहाँ पर चले गए हैं, आपके साथ क्या हुआ। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे, फिर कभी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ और आप सभी को पता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं वो डिले हो चुके हैं। तो मैक्सिमम आप मान के चलो कि जो भी आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं, जिनमें जेईई का एग्ज़ाम है, तो वो जो है तो मैक्सिमम आपके जो भी एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल तक तो हो ही जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा यह डिले कर सकते हैं मई महीने तक, यानी आपके जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो मई महीने तक तो हो ही जाएँगे, ये आप मान के चलो। तो जिस तरह से आप अपना सपोर्ट पहले हमारी वीडियोज़ पर बनाया करते थे, उसी प्रकार आपको अपना सपोर्ट फिर से हमारी वीडियोज़ पर वैसा ही बनाना है। आपने करना क्या है, आपने वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, जितना हो सके अपने भाई-बहनों के साथ वीडियोज़ को शेयर करना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट नंबर 36 यानी कि 36 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। तो निम्न में से किस स्थल या फिर साइट पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है। तो वो कहाँ पर पाई गई थी, तो वो पाई गई थी मोहनजोदारो में। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सारे के सारे जो है तो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अब यहाँ पर हम वन बाय वन इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा से एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो यह रावी नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है तो राखलदास बनर्जी ने की थी, 1922 में इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो जो है तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, उसके बाद कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, एक पुरोहित की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। यहीं से हमें पुरोहित की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और पशुपति की मूर्ति भी हमें यहीं से प्राप्त हुई है। तो ये सारे के सारे बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन बी में है धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो यहाँ से हमें उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपको एग्जैक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। ऑप्शन सी में है बनावली। तो बनावली की भी बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। इसकी खोज जो है तो 1974 1974 में रविंद्र सिंह वेस्ट ने की थी। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से हमें एक मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक से कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखे, ये आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रीन रिकॉर्डेड इन हिज इंस्क्रिप्शन वॉज। तो अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी, तो वह क्या थी। तो ऑब्वियसली कलिंग का युद्ध, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलिंग वॉर जो है तो उसके जो शिलालेख थे उनमें महत्वपूर्ण घटना थी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी अशोक की बात आती है तो अशोक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखो थोड़े दिन पहले जो हमीरपुर बोर्ड में एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी। अब देखो अशोक की मृत्यु वहाँ पर पूछी गई थी, तो आने वाले एग्जाम्स में आपसे अशोक का जन्म कब हुआ था वो भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंग का युद्ध जो है तो अशोक द्वारा कब लड़ा गया था, 261 बीसी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अशोक का राज्याभिषेक जो है तो 269 269 बीसी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, तो कलिंग के युद्ध की चर्चा अशोक के कौन से नंबर के शिलालेख में वर्णित है, तो ये है 13वें नंबर के शिलालेख में, ये आपको ध्यान में रखना है। अशोक के टोटल जो है तो 14 शिलालेख हैं, जिनमें से 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध की चर्चा की गई है। ये आपको कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए।
अब बात करते हैं अशोक की। अशोक जो है तो मौर्य वंश का एक राजा था और मौर्य वंश से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पूछा आपसे जाता है कि राजुक, मौर्य साम्राज्य में राजुक क्या होते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो राजुक होते थे वह न्याय प्रशासन की देखभाल करते थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में उनका रोल हुआ करता था। और एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकता है कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विष्णु पुराण का संबंध जो है तो मौर्य साम्राज्य से था। ये आपको यहाँ पर कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, प्लिनी वॉज। तो प्लिनी क्या थे? तो प्लिनी एक रोमन राइटर थे, यानी कि रोमन लेखक थे। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया प्लिनी के बारे में कि यह एक रोमन लेखक थे। ऑप्शन बी में देखो यूनानी लेखक दे रखा है। तो यूनानी लेखक हमारे एंशियंट इंडिया में कौन था? जो ग्रीक राइटर था वह कौन था? तो वो था मेगास्थनीज, जो कि कहाँ पर किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो इसी ने जो है तो इंडिका पुस्तक लिखी हुई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर हमने ये भी देख लिया, रोमन लेखक, यूनानी लेखक भी देख लिया। ऑप्शन सी में है पार्थियन। तो पार्थियन वंश की स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो पार्थियन वंश की स्थापना भारत में जो है तो गोंडो फर्निस के द्वारा की गई थी। और गोंडो फर्निस के शासनकाल में ही सेंट थॉमस जो है तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी में है चीनी लेखक। तो हमारे इंडिया में चीनी लेखक कौन कौन आए हुए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो फाहियान आया हुआ है और एक ह्वेनसांग आया हुआ है। फाहियान किसके वंश में आया हुआ था? तो फाहियान गुप्त वंश का एक राजा हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके साम्राज्य में आया हुआ था। और ह्वेनसांग जो है तो हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था, उसके शासनकाल में यह भारत आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाई। तो मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मुरुंदों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इन्हीं मुरुंदों को जो है तो हिंदू शाही वंश भी कहा जाता है। इनकी कैपिटल कहाँ पर हुआ करती थी? काबुल में इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात की गई है कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो ऑब्वियसली कौन था? तो वो था कनिष्क। ये आप सभी को पता है। और कनिष्क जो है तो किस धर्म को मानता था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब देखो, आप में से 90% बच्चों को पता होगा कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि यह बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय को मानता था। ये क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में बन सकता है कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय को मानता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कनिष्क के द्वारा ही शक संवत चलाया गया था 78 AD में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कनिष्क के ही दरबार में चरक हुए, अश्वघोष हुए। ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था? अब सबसे पुराना आप कहोगे कि वो था तक्षशिला, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है निवास, यानी कि जहाँ पर निवास भी किया जाता था तो वो कौन था? तो वो था नालंदा। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको डाउट नहीं रखना है। जो भी मैं आपको आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 57 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बात आई नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी आपको ध्यान में रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना चाहे तो कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक राजा था, उसके द्वारा की गई थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने ध्वस्त किया था? तो वो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी में है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी, जो कि एक पाल वंश का एक राजा हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी में है तक्षशिला। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कौन पढ़े थे? तो कौन पढ़े थे? तो वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपको बताया, तो एक और यूनिवर्सिटी भी आपको पता होनी चाहिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, यानी कि ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है तो गोपाल के द्वारा की गई थी। गोपाल जो है तो पाल वंश का संस्थापक था। ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु फाउंडेड द पाला एम्पायर। अब देखो, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया
पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि गोपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? तो गोपाल के द्वारा जो है तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा। और धर्मपाल के द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, तो कब की थी? तो 750 ईस्वी में इसने पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। गोपाल किस धर्म को मानता था? तो यह बौद्ध धर्म को मानता था। ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाल ऑफ कन्नौज? तो कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? अब देखो, कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। तो देखो, आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी लुसेंट बुक है, लुसेंट में ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लुसेंट बुक में जो गुर्जर प्रतिहार वंश होगा, वहाँ पर आपको राजा महिपाल देखने को मिलेंगे और वहीं पर आपको राजशेखर भी देखने को मिलेंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? तो वो थे राजशेखर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो महिपाल थे, राजा महिपाल थे, यह किस वंश के राजा थे? ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ पर हुई? तो वो हुई कन्नौज में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कहाँ पर हुई? कन्नौज में इनकी राजधानी हुई। अब यहाँ पर बात की गई है राजशेखर की। तो राजशेखर के द्वारा कुछ एक रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक है काव्य मीमांसा, एक है बल रामायण, एक है बल भारत, उसके बाद कर्पूर मंजरी और एक है विधासाल भंजी। ये कुछ एक रचनाएं हैं राजशेखर के द्वारा जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें, हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नोन एज उमर ए चहलगानी? तो उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसके द्वारा की गई थी? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उमर ए चहलगानी ये था क्या। तो 40 सरदारों के दल के गठन को जो है तो उमर ए चहलगानी कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो 40 सरदारों के जो गठन किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इल्तुतमिश यहाँ पर बात की गई है, इल्तुतमिश। अच्छा, एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था? तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था, तांबे का जीतल चलाया था। इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो वो भी इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। मकबरा शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में तो यह बना हुआ है। तो मकबरा शैली का जन्मदाता जो है तो किसको कहा जाता है? तो वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश ने ही सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया था, हौज ए शमशी का निर्माण करवाया था, शमशी ईदगाह का निर्माण भी इसी ने करवाया था। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, दीवान ए खैरात, दीवान खैरात विभाग की स्थापना जो है तो किसके द्वारा की गई थी? ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। दीवान खैरात विभाग था क्या? वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करें, अल बरूनी केम टू इंडियन। तो अल बरूनी भारत कब आया था? तो अल बरूनी भारत आया था 11वीं सेंचुरी एडी, यानी कि 11वीं शताब्दी में यह भारत आया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अल बरूनी की यहाँ पे बात की गई है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके साथ जो है तो भारत आया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब स्पेसिफिक रूप से अगर अल बरूनी की बात करें, तो अल बरूनी के बारे में कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? या फिर इसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इस पुस्तक की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये किताब जो है तो किसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है? तो यह हमें उस टाइम के भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति हुआ करती थी, उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन जो है तो अल बरूनी के बारे में पूछा जाता है कि भारतीय ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो भी अल बरूनी ही था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपसे बन सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बने भी हुए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितने आक्रमण किए हुए थे? तो टोटल जो है तो 17 बार इसने आक्रमण किया था।
और कब जो है तो इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? 1025 में। अच्छा, कब इसने जो है तो नगरकोट, हमारे हिमाचल प्रदेश के नगरकोट यानी कि कांगड़ा पर आक्रमण किया था, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ कुछ और भी लोग भी भारत आए हुए थे, जैसे कि एक तो अलबरूनी ही था, एक उतबी था। और उतबी ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, तो इसने जो है तो किताब उल यामिनी पुस्तक की रचना की हुई है। इसी के साथ फिरदौसी फिरदौसी भी इसके शासनकाल में हुआ, जिसने शाहनामा की रचना की हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के टाइम बैहाकी भी हुआ, और ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता चल गए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।